नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं नंदिनी आईएएस एकेडमी के इस ज्ञानवर्धक सत्र में। आज हम बात करेंगे उस रिपोर्ट की जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में हलचल मचा दी है। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक की वो रिपोर्ट जिसने कहा है कि भारत अब G20 देशों में सबसे कम असमानता वाला देश बन चुका है। अब ये बात सुनते ही दो प्रतिक्रियाएं आती हैं। कुछ लोग कहेंगे वाह, ये तो हमारे विकास का प्रमाण है, और कुछ लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? बेरोजगारी, महंगाई और अमीर गरीब का फर्क तो सामने दिखता है। तो आइए, एक यूपीएससी विद्यार्थी की तरह, ना भावनाओं से, ना अंधविश्वास से, बल्कि तथ्य, डाटा और विश्लेषण के साथ इस रिपोर्ट को समझते हैं। वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट ने दावा किया है कि भारत अब G20 देशों में सबसे कम असमानता वाला देश बन चुका है, अगर हम असमानता को खपत और कंजम्पशन आधारित गिनी गुणांक से मापे। क्या है आंकड़ा? भारत का जीनी कोएफिशिएंट कंजम्पशन बेस्ड 25.5। तुलना के लिए अमेरिका 38.6, ब्राजील 48.9, चीन 38.2। भारत इस रिपोर्ट में मोस्ट इक्वल G20 कंट्री के रूप में सामने आता है। और यही नहीं, 2011-12 में भारत में अत्यधिक गरीबी थी 16.2%, अब 2022-23 में घटकर रह गई है सिर्फ 2.3%। यानी करीब 17 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं, ऐसा इस रिपोर्ट का दावा है। जीनी कोएफिशिएंट क्या होता है? जीनी इंडेक्स या जीनी कोएफिशिएंट एक सांख्यिकीय मापदंड है जो किसी देश या समाज में आर्थिक असमानता को मापता है। ये 0 से 1 या 0 से 100 के बीच होता है। 0 इक्वल तो पूर्ण समानता, हर व्यक्ति की आय या खपत बराबर। 1 इक्वल तो पूर्ण असमानता, संपूर्ण धन केवल एक व्यक्ति के पास। जितना कम जीनी स्कोर उतना ज्यादा समान समाज माना जाता है। भारत का स्कोर क्यों महत्वपूर्ण है? भारत का कंजम्पशन बेस्ड जीनी कोएफिशिएंट इक्वल 25.5 ये दर्शाता है कि भारत में खपत में समानता है, यानी अधिकांश लोगों की उपभोग की क्षमता लगभग समान है। यही कारण है कि भारत को G20 में सबसे समान देश कहा गया। उपभोग में समानता क्यों दिख रही है? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि भारत में अधिकांश परिवारों की खपत क्षमता लगभग बराबर हो गई है। अब इसका कारण क्या है? इसका उत्तर है सरकारी योजनाओं का प्रभाव। किन योजनाओं ने खपत को समान बनाया? भारत सरकार ने पिछले एक दशक में कई जन कल्याण योजनाएं चलाईं जिनका सीधा असर निचले तबके की खपत पर पड़ा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY, मुफ्त गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, ग्रामीण शहरी आवास जन धन योजना DBT, सीधी आर्थिक मदद और बैंकिंग, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता से जीवन स्तर में सुधार, वन नेशन वन रेशन कार्ड, खाद्य सुरक्षा की निरंतरता, आयुष्मान भारत योजना, स्वास्थ्य खर्च में भारी राहत। इन सब का मिलाजुला प्रभाव गरीबों की बेसिक जरूरतें पूरी होने लगी, यानी उनके पास खर्च करने लायक साधन और आत्मविश्वास आया। तो क्या ये वास्तविक समावेशी विकास है? इस सवाल का उत्तर यूपीएससी दृष्टिकोण से सशर्त हाँ है। हाँ, क्योंकि बेसिक कंजम्पशन अब पहले से ज्यादा समान हो चुका है, लेकिन अगर हम आय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता और संपत्ति के स्वामित्व को देखें तो असमानता अब भी मौजूद है। उदाहरण के लिए, एक ग्रामीण किसान अब उज्ज्वला और राशन से जी रहा है, लेकिन उसकी आय अब भी अनौपचारिक, अस्थिर और न्यून है। क्या खपत की समानता असली आय की समानता को दर्शाती है? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। खपत आधारित समानता बताती है कि लोग कितना खर्च कर पा रहे हैं, लेकिन असली आर्थिक शक्ति यह नहीं है। आय आधारित असमानता इनकम इनइक्वालिटी बताती है कि कौन कितना कमा रहा है, यानी वास्तविक संपत्ति और अवसरों का वितरण। भारत में आय आधारित गिनी क्या कहता है? कई स्वतंत्र रिपोर्ट्स जैसे ऑक्सफैम, ग्लोबल इनइक्वालिटी लैब ये दिखाती हैं कि भारत की इनकम बेस्ड जिनी इंडेक्स लगभग 35-40 के बीच है, जो साफ बताता है कि आय का वितरण असमान है। टॉप 1% अमीर भारतीयों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से ज्यादा हिस्सा है।
2023 की रिपोर्ट के अनुसार टॉप 1% की आय 1.3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, बॉटम 50% की आय 50,000 रुपए प्रति वर्ष। यह दर्शाता है कि भले ही खपत में कुछ समानता आई हो, वास्तविक कमाई में असमानता आज भी बहुत गहरी है। इनकम इनइक्वालिटी के कारण क्या है? फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल सेक्टर डिवाइड। 90% श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में। शहरी ग्रामीण अंतर। ग्रामीण भारत अब भी संसाधनों में पीछे। शिक्षा और कौशल में अंतर। स्किल गैप बहुत बड़ी समस्या है। प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप बूम। इसका लाभ केवल शीर्ष वर्ग को। भारत सरकार ने असमानता घटाने के लिए क्या कदम उठाए हैं? भारत ने पिछले एक दशक में समावेशी विकास और सामाजिक न्याय को लेकर कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए हैं। इनमें से कई योजनाएं सीधे नीचे के 50% वर्ग को लक्षित करती हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, लाभार्थी को बिना बिचौलियों के पैसा सीधा बैंक खाते में। करोड़ों लोगों को एलपीजी सब्सिडी, पेंशन, छात्रवृत्ति में लाभ, भ्रष्टाचार में कमी, वित्तीय समावेशन में वृद्धि। जेएएम ट्रिनिटी, जान धन, आधार, मोबाइल। जन धन खातों से बैंकिंग का अधिकार गरीबों तक, आधार से पहचान का भरोसा मोबाइल से, डिजिटल पहुंच और लेन देन की सुविधा। इस फैक्ट्री ने डिजिटल समावेशन को संभव बनाया। पीएम आवास योजना, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत, जीवन स्तर सुधारने वाली योजनाएं गरीबों की न्यूनतम आवश्यकताओं को सुनिश्चित किया गया। इससे गरीबों की खपत क्षमता में वृद्धि हुई। पीएम किसान और कृषि सहायता योजनाएं, छोटे किसानों को 6,000 प्रति वर्ष की सहायता, कृषि क्षेत्र को समर्थन, ग्रामीण क्षेत्र में पैसा प्रवाह। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश, आयुष्मान भारत, हेल्थ खर्च की चिंता में भारी राहत। एनईपी 2020, शिक्षा प्रणाली को समावेशी बनाने की कोशिश। गरीब तबके को सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में सीट आरक्षण। इन प्रयासों का क्या असर हुआ? खपत में समानता आई, जीवन स्तर बेहतर हुआ, डिजिटल वित्तीय समावेशन तेजी से बढ़ा, बेसिक सुविधाएं, शौचालय, बिजली, पानी, रसोई अधिक परिवारों तक पहुंची। लेकिन आय में असमानता अब भी कायम। स्किल डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन में गति धीमी। प्राइवेट सेक्टर अब भी ऊपर के वर्ग को ज्यादा लाभ पहुंचा रही। अंतर्राष्ट्रीय तुलना में भारत कहां खड़ा है? खपत आधारित समानता में भारत G20 में टॉप पर, लेकिन आय आधारित या संपत्ति आधारित असमानता में भारत अब भी अमेरिका और ब्राजील जैसे असमान देशों की कतार में। यूएनडीपी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सुधार हुआ है, लेकिन एचडीआई रैंकिंग अब भी मध्यम स्तर पर। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट की सीमाएं। खपत पर आधारित विश्लेषण। रिपोर्ट केवल कंजम्पशन बेस्ड जीएनआई देखती है, न कि इनकम या वेल्थ इनइक्वालिटी। सर्वे सीमित हैं। एनएसएसओ जैसे राष्ट्रीय सर्वेक्षणों पर आधारित आंकड़ों में भी डेटा अंतराल होता है, जो वास्तविक जमीनी तस्वीर को पूरी तरह नहीं दर्शा सकते। वर्ग विशेष को अनदेखा, जैसे जाति, लिंग, क्षेत्रीय असमानताएं। इनका गहरा विश्लेषण इस रिपोर्ट में नहीं है। सरकारी योजनाओं के लाभों को सामान्यीकृत कर दिया गया, यानी मान लिया गया कि सभी को समान रूप से लाभ मिला, जो कि जमीनी सच्चाई से भिन्न हो सकता है। भारत को सबसे समान देश कहने के क्या लाभ हैं? ग्लोबल इमेज सुधारती है। भारत को G20 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर समावेशी विकास मॉडल के रूप में पेश किया जा सकता है। एफडीआई और आर्थिक विश्वास बढ़ता है। जब दुनिया देखती है कि भारत में सामाजिक असमानता कम है, तो निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। सरकारी योजनाओं की साख मजबूत होती है। ये रिपोर्ट योजनाओं की सफलता को वैश्विक मान्यता देती है, लेकिन इसके खतरे भी हैं। आंतरिक नीति समीक्षा रुक सकती है। अगर हम ये मान लें कि सब कुछ समान है, तो हम नीतिगत सुधारों की गति धीमी कर सकते हैं। आय, शिक्षा, स्वास्थ्य की असमानताएं अनदेखी हो सकती हैं, जो कि विकास में दीर्घकालिक बाधा बन सकती हैं। राजनीतिक प्रचार का माध्यम बन सकती है। ऐसी रिपोर्टों को सतही रूप से पेश कर वास्तविक समस्याओं से ध्यान हटाया जा सकता है। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको आज की ये विश्लेषणात्मक चर्चा समझ में आई होगी। हमने सिर्फ आंकड़ों को नहीं, बल्कि उनकी गहराई, सीमाएं और यूपीएससी रेलेवेंस को समझा है। अगर आप सच में यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और आपको लगता है कि शिक्षा सिर्फ सिलेबस नहीं, दृष्टिकोण भी देती है, तो ऐसे विषयों पर चर्चा करते रहना बेहद जरूरी है।
और याद रखिए, यूपीएससी सिर्फ तथ्यों से नहीं, आपके नजरिए और तर्क शक्ति से प्रभावित होती है। इसलिए अगर आप भी बाबा साहब अंबेडकर, विवेकानंद और गांधी जी के रास्ते पर चलकर समाज को समझना और बदलना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को सच मानते हैं या नहीं, और क्यों। और हाँ, इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो यूपीएससी की तैयारी में दिशा तलाश रहे हैं। जय हिंद, जय संविधान। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए, क्योंकि यही है असली तैयारी।